आज हम समझेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व क्या है? एक कॉम्बिनेशन है ऑफ टू कमोडिटीज़ जो कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है किसको? कंज्यूमर को। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपके पास 500 रुपीज़ है पूजा के वेकेशंस के लिए, या फिर घूमने बोल लो, आपको 500 रुपीज़ मिला तो आपने सोचा ठीक है मैं उसका एक पिज़्ज़ा खाऊंगा और 30 गोलगप्पे खाऊंगा। ठीक है, यहाँ x को ले लेते हैं पिज़्ज़ा और y को गोलगप्पा। तो आपने क्या किया? एक कमोडिटी सोचा कि पिज़्ज़ा खाएंगे, ठीक है, और y कमोडिटी कितना? 30 यूनिट्स खाए। तो अगर आपको समझ लो एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ पिज़्ज़ा खाना है, कमोडिटी x खाना है, तो आपको y का कॉम्बिनेशन जो y है उसको क्या करना पड़ेगा? कमाना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे y को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि आप x कंज्यूम कर पाओ। दिस इज बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज या फिर स्कार्स रिसोर्सेज। ओके, नाउ ये डायग्राम से एक बार समझते हैं। ये देखो एक डायग्राम है कमोडिटी y का और कमोडिटी x का। यहाँ देखो जैसे जैसे कमोडिटी x बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ देख चुके हैं शेड्यूल में, जैसे जैसे कमोडिटी x बढ़ रहा है वैसे वैसे कमोडिटी y जो है वो कमा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से ही जो डायग्राम होगा ना अपना इंडिफरेंस कर्व, वो कैसे होगा? नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। इसका प्रॉपर्टीज़ हम आगे जाकर समझेंगे। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप बनेगा वो कैसा होगा? देखो उसका इक्वेशन है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। इस डायग्राम से समझो। देखो ये शेड्यूल का ये डायग्राम किया हुआ है। यहाँ कॉम्बिनेशन ए में जो है वो क्या है? 30 यूनिट्स ऑफ y एंड 1 यूनिट ऑफ x। फिर कॉम्बिनेशन बी में अगर मेरे को एक्स्ट्रा x कंज्यूम करना है तो मेरे को y को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। सो आई हैव डिक्रीज बाई 5 यूनिट्स। सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है 25 यूनिट्स ऑफ y एंड 2 यूनिट्स ऑफ x। इस तरीके से हम कमाते जाएंगे ताकि हम x ज़्यादा कंज्यूम कर पाए, राइट? सो ये जो कॉम्बिनेशंस है ये सारे ही कॉम्बिनेशन हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं, चाहे वो कॉम्बिनेशन A बोल लो या फिर B बोल लो, C बोल लो, D बोल लो। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्यों? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का जो इक्वेशन है वो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x है। इसको हम एक इसी डायग्राम से समझते हैं। देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन चेंज इन y, फर्स्ट कॉम्बिनेशन से देखो 30 यूनिट्स था, उसके बाद क्या हुआ? 25 हो गया कॉम्बिनेशन A से B में। ठीक है, तो y में क्या हुआ? पहले 30 था, 25 हो गया, तो चेंज इन y इज़ 5 यूनिट्स एंड चेंज इन x इज़ 1 यूनिट। फिर नेक्स्ट 25 से 21 हो गया y, तो चेंज इन y इज़ 4 यूनिट एंड चेंज इन x इज़ 1 यूनिट। इस तरीके से सारा ही हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन समझो पहले ज़्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? वो घटता जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ प्रॉपर्टीज समझते हैं ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये से बोलते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड। क्या बोलते हैं? नेगेटिवली स्लोप्ड, बिकॉज ये की डाउनवर्ड स्लोपिंग है। फिर नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्या? इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगा? देखो ये डायग्राम है,
ये देखो, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये हमेशा ऐसे रहेगा, इट विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो इंडिफरेंस कर्व जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन। एंड इंडिफरेंस कर्व देखो ये कन्वेक्स है, ये कन्वेक्स शेप होता है। अच्छा, कन्वेक्स ये होता है, तो कनकेव क्या होता है, कनकेव देखो ऐसा होता है, दिस इज ओरिजिन, दिस विल बी कनकेव, राइट। इंडिफरेंस कर्व में देखो जितना हाई लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगा उतना हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को। इंडिफरेंस, ये IM क्या है, IM इज द इंडिफरेंस मैप। नाउ व्हाट इज इंडिफरेंस मैप, अगर इंडिफरेंस कर्व के डायग्राम में अगर मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व है, सो इसका एग्रीगेट, इसका टोटल को बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। व्हाट, इंडिफरेंस मैप, राइट। नाउ नेक्स्ट, एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में बहुत सारा एजम्पशंस हैं। पहला है कि कंज्यूमर शुड बी रैशनल कंज्यूमर। मतलब क्या, मतलब कि कंज्यूमर को ये देखना पड़ेगा कहाँ से उसको ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर यूटिलिटी मिल रहा है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को दे रहा है। नाउ यूटिलिटी में दो टाइप का यूटिलिटी आता है, एक आता है कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी मतलब विच इज़ क्वान्टिफिएबल, मतलब जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसा यूटिलिटी विच कैन बी मेजर्ड, राइट। से हम एक एप्पल खा के मुझे 100 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिला, ऐसा। और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, हम लोग उसको मेजर तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट क्वान्टिफाई, बट हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ इस कमोडिटी से हमको ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब कि वी कैन रैंक, राइट। सो यहाँ आप समझते हैं, यहाँ वेरियस एजम्पशंस है। पहला तो था रैशनल कंज्यूमर, दूसरा है यहाँ सिर्फ दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ ही ले सकते हैं। 3 ले सकते हैं क्या, नहीं। 4 नहीं, 1 नहीं, कॉम्बिनेशन होगा तो सिर्फ दो कमोडिटी का होगा, ठीक है। ही हैज़ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, तो जो कंज्यूमर के पास पैसा होगा वो भी फिक्स्ड होना चाहिए। हमने एग्जाम्पल में 500 रुपीज़ लिया था, राइट, which can be spent only on 2 commodities. It is assumed that the prices of both the goods are constant. ये भी मानना पड़ेगा जो प्राइजेस है दोनों ही गुड्स का, चाहे वो पिज़्ज़ा हो या फिर गोलगप्पा, दोनों का प्राइस क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो इंडिफरेंस कर्व नहीं बैठेगा। नेक्स्ट एजम्पशन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब विच कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड, ओके, अनक्वान्टिफिएबल। इसमें हम बस रैंक कर सकते हैं कि हाँ इस कमोडिटी से ज़्यादा हमको इस कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मिला, या इस कॉम्बिनेशन से ज़्यादा इस कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन मिला, इस तरीके से। तो यहाँ ऑर्डिनल अप्रोच लगाते हैं। नेक्स्ट इज non-satiety. Non-satiety is another assumption of indifference curve. satiety मतलब क्या होता है कि बस मन भर जाना, इससे ज़्यादा हम और कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन नॉन सटाइटी मतलब कि कंज्यूमर को और चाहिए, और कंज्यूम करने का इच्छा है, ठीक है। सो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी एज्यूम्स दैट द कंज्यूमर हैज़ नॉट रीच्ड टू द पॉइंट ऑफ सटाइटी। यहाँ माना जाता है कि जो कंज्यूमर है वो अभी तक उसको पूरा मन नहीं भरा है, उसको और कंज्यूम करना है। इट इम्प्लाइज दैट द कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों ही गुड्स उसको ज़्यादा और ज़्यादा कंज्यूम करना है। नेक्स्ट एजम्पशन इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन या फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है, अभी हमने समझा था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मतलब कि एक कमोडिटी अगर हमको चाहिए तो दूसरा को, या फिर एक कमोडिटी एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो दूसरा को क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को समझा था इस डायग्राम से, राइट, कि कैसे पहले तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ज़्यादा रहता है, फिर क्या होता है ये घटता जाता है, घटता जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस,
Okay, now we will discuss certain MCQs of indifference curve. So ये कुछ MCQs है important for BCom first semester exams. The concept of indifference curve was introduced by A. Marshall, B. Clark, C. Hick and D. Keynes. So आंसर क्या होगा? आंसर C होगा, हिक. क्यों यहाँ हमने डिस्कस नहीं किया है बिकॉज ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन का कुछ था नहीं, इसीलिए. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इसमें से कौन सा एक फीचर है जो कि इंडिफरेंस कर्व का फीचर नहीं है? ए. कन्वेक्स टू द ओरिजिन. हाँ, कन्वेक्स तो था ओरिजिन के. बी. ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड, क्या स्लोप करता था डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? हाँ, स्लोप तो करता था डाउनवर्ड. ये देखो ऐसा स्लोप करता था, है ना, डाउनवर्ड फ्रॉम. ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट. तो ये भी सही है. कनकेव टू द ओरिजिन, हाँ कनकेव नहीं था ओरिजिन के, तो आंसर विल बी दिस वन. ओके, कौन सा फीचर नहीं मिल रहा है? फिर डी क्या है? टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. हाँ, हमने पढ़ा था कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. Every combination of a specific indifference curve represents satisfaction. A. Equal satisfaction. B. Zero satisfaction. C. Unequals. या फिर D. None of these. तो आंसर क्या होगा? हम लोग को जो भी कॉम्बिनेशन है इंडिफरेंस कर्व में वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, राइट. सो आंसर ए होगा. क्वेश्चन नंबर 4. Indifference map refers to A. budget line. B. aggregate of more than one indifference curve. C. price line. या फिर D. none of these. तो हमने पढ़ा था इंडिफरेंस मैप क्या होता है? एग्रीगेट होता है, टोटल होता है ऑफ मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व. तो आंसर क्या होगा? B होगा. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इसमें से कौन सा है जो एजम्पशन है इंडिफरेंस कर्व का? ए. नॉन सटाइटी. बी. हाँ ये तो है. बी. रैशनैलिटी. सी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूबिलिटी. या फिर डी. ऑल ऑफ दीज. सो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, डी.